गुड शेफर्ड हायर सेकेंडरी स्कूल की ओर से आदित्य एजुकेशन चैनल पर स्टैंडर्ड 11th के स्टैटिस्टिक्स सब्जेक्ट के चैप्टर नंबर 4 मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन के फर्स्ट वीडियो में आप सभी का स्वागत है। Chapter number 4 Measures of Dispersion. Friends, we have studied classification, tabulation, and measures of central tendency of the collected data in the preceding 3 chapters. दोस्तों, पिछले 3 चैप्टर्स में हमने कलेक्टेड डेटा का क्लासिफिकेशन, उनका टेबुलेशन और उनकी मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी को स्टडी किया है। एज वी नो नाउ एनी मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी और एवरेजेस ऑफ डेटा रिप्रेजेंट समरी ऑफ सेंट्रल वैल्यू ऑफ द डेटा। जैसा कि हम जानते हैं, सेंट्रल टेंडेंसी का कोई भी माप सेंट्रल वैल्यू की समरी को रिप्रेजेंट करता है। It may happen that some observations of the data are very near to the central value, whereas some are very far. ये हो सकता है कि दिए गए डेटा के कुछ ऑब्जर्वेशंस सेंट्रल वैल्यू के काफ़ी करीब होते हैं, जबकि कुछ ऑब्जर्वेशंस सेंट्रल वैल्यू से दूर होते हैं। So it is useful to know how the observations are scattered from the central values ऑफ द पॉपुलेशन। यानी कि ये जानना काफ़ी यूज़फुल होगा कि सेंट्रल वैल्यू से कितनी दूरी पर हमारे डेटा के ऑब्जर्वेशंस फैले हुए हैं। नाउ वी विल सी द मीनिंग ऑफ डिस्पर्सन। अ मेजर विच शोज हाउ फार द ऑब्जर्वेशंस ऑफ द डेटा आर स्कैटर्ड फ्रॉम द मेजर ऑफ एवरेज इज टर्म्ड एज डिस्पर्सन। यानी कि हमारे डेटा के ऑब्जर्वेशंस उनकी एवरेज से कितनी दूरी पर या कितने व्याप में प्रसरित हुए हैं या स्प्रेड हुए हैं, ये दर्शाने वाले संख्यात्मक माप को हम डिस्पर्सन कहते हैं। नाउ वी विल सी द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन। फर्स्ट पॉइंट, definition of measures of dispersion should be clear and unambiguous। यानी कि प्रसार मान की या डिस्पर्सन की जो डेफिनेशन है वो बहुत ही क्लियर होनी चाहिए। अनएम्बिगुअस अर्थात द्विअर्थी नहीं होनी चाहिए, यानी कि जिसका डबल मीनिंग निकलता हो या एक से ज़्यादा मतलब निकलते हो, इस प्रकार की डेफिनेशन नहीं होनी चाहिए। सेकेंड पॉइंट, इट शुड बी सिंपल टू अंडरस्टैंड एंड ईजी टू कंप्यूट। यानी इसे समझना काफ़ी सरल होना चाहिए और इसकी कैलकुलेशन भी आसान होनी चाहिए। थर्ड पॉइंट, इट शुड बी बेस्ड ऑन ऑल ऑब्जर्वेशंस ऑफ द डेटा। यानी कि जो डिस्पर्सन का माप है वो हमारे डेटा के सभी ऑब्जर्वेशंस के आधार पर होना चाहिए, कुछ सिलेक्टेड ऑब्जर्वेशंस के आधार पर नहीं होना चाहिए। फोर्थ वन, इट शुड बी सुटेबल फॉर फर्दर एल्जेब्रिक एंड स्टैटिस्टिकल कैलकुलेशन। यानी हमारा मेजर ऑफ डिस्पर्सन वो दूसरे स्टैटिस्टिकल कैलकुलेशंस या एल्जेब्रिक कैलकुलेशन के लिए भी सुटेबल होना चाहिए। एंड फिफ्थ, इट शुड बी अनड्यूली अफेक्टेड by very small or very large observations of the data। यानी कि हमारे मेजर ऑफ डिस्पर्सन पर बहुत ही छोटे या बड़े ऑब्जर्वेशंस का भी असर होना चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक, मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन। यानी फ्रेंड्स, इस चैप्टर को स्टडी करने के लिए हमें कौन कौन से मेजर्स का स्टडी करना है वो हम देखेंगे। तो हमें टोटल 4 अलग अलग मेजर्स का स्टडी करना है, जैसे रेंज, सेकंड क्वार्टाइल डेविएशन, थर्ड मीन डेविएशन या इसे हम एवरेज डेविएशन भी कह सकते हैं,
एंड फोर्थ स्टैंडर्ड डेविएशन। तो इन चारों मेजर्स का स्टडी हम वन बाय वन करेंगे। सो लेट अस स्टार्ट with the very first measure, range. So friends, you must be thinking, what is range? So let us understand. Here we have the meaning of range, the difference between the highest and lowest observations of the data is called range, and it is denoted by the symbol capital R. यानी हमें जो डेटा दिया हुआ है उस डेटा के ऑब्जर्वेशंस में सबसे हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन और सबसे लोवेस्ट ऑब्जर्वेशन का डिफरेंस वो रेंज कहलाता है, जिसे हम कैपिटल आर से इंडिकेट करते हैं। नाउ व्हाट इज द फॉर्मूला टू फाइंड रेंज? सो वेल, द फॉर्मूला टू फाइंड रेंज इज R is equal to XH minus XL, where XH stands for highest value of X and XL stands for the lowest value of X. So the difference of these values will be R. And one more formula for coefficient of range. For this, you have to divide the value of range by the sum of XH and XL, means the highest value of X plus the lowest value of X. The result of this we will use to divide range. So the formula of coefficient of range can be written by this way also. So here you can see R, and the formula of R is XH minus XL. So instead of R, I can write XH minus XL, and the denominator is same. So the coefficient of range will be XH minus XL upon XH plus XL. So this is our coefficient of range, and where XH stands for the highest value of X and XL stands for the lowest value of X that we have already discussed. Now friends, let us solve the sums of exercise 4.1. The first sum: the following data refer to the heights in centimeters of 10 students of a class. Find range and coefficient of range of height of the students. तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं 162, 145, 170, 181, 167, 151, 175, 185, 169 एंड 156। इस तरह से हमें 10 अलग अलग स्टूडेंट्स की हाइट सेंटीमीटर्स में दी गई है। हमें इस डेटा का रेंज और कोएफिशिएंट ऑफ रेंज फाइंड करना है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, इन सभी डेटा में जो हाईएस्ट वैल्यू है वो है 185. सो 185 विल बी आवर XH एंड द लोएस्ट वैल्यू इज 145. सो दिस विल बी आवर XL. सो यहाँ हम हाईएस्ट वैल्यू और लोएस्ट वैल्यू को एक साथ लिखेंगे और हम रेंज का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे. एज यू नो, द फॉर्मूला ऑफ रेंज इज XH minus XL. So XH is 185 and XL is 145. So 185 minus 145 will be 40. So our range is 40. Now the coefficient of range will be R divided by XH plus XL. The value of R we have just found 40. So I will write 40 at the place of R, and XH plus XL will be 330. So 40 divided by 330 will be 0.12. So our range is 40 and the coefficient of range is 0.12. The second sum of the same exercise 4.1. A bus company has 77 buses for traveling in a city. The information of number of passengers in bus on a particular day at a particular time is given below. Find the range and coefficient of range of number of passengers.
सो फ्रेंड्स, यहाँ आप देख सकते हैं जो डेटा हमें दिया हुआ है वो ग्रुप्ड डेटा है। आपको यहाँ XI और फ्रीक्वेंसी यानी FI दिए हुए हैं। तो रेंज फाइंड करने के लिए कभी भी फ्रीक्वेंसी या FI असर नहीं करती है, हमें सिर्फ ऑब्जर्वेशंस यानी XI की वैल्यू को ही ध्यान में लेना है। तो नंबर ऑफ पैसेंजर्स यानी XI में जो हाईएस्ट वैल्यू है वो है 37, जो हमारे लिए XH है, और लोएस्ट वैल्यू है वो है 2, जो हमारे लिए XL है। So XH 37 and XL 2, the same formula we will apply for range XH minus XL. 37 minus 2 will be 35, and the coefficient of range will be R divided by XH plus XL. So 35 divided by 37 plus 2, 35 divided by 39. So our coefficient of range will be 0.90. Now sum number 3 of the same exercise 4.1. Using the following frequency distribution of marks of students of a school, find range and relative range of the marks. फ्रेंड्स, रिलेटिव रेंज का मतलब भी कोएफिशिएंट ऑफ रेंज होता है। तो इस सम में भी हमें रेंज और कोएफिशिएंट ऑफ रेंज फाइंड करना है। लेकिन यहाँ भी हमें ग्रुप डेटा दिया है, लेकिन यहाँ हमें क्लास दिए हुए हैं और उनकी फ्रीक्वेंसीज दी हुई हैं। लेकिन यहाँ भी हमें ये बात ध्यान रखनी है कि फ्रीक्वेंसी कभी भी रेंज फाइंड करने में असर नहीं डालती, तो फ्रीक्वेंसी को हम इग्नोर करेंगे। और जो क्लास आपको दिए हुए हैं उस क्लास में जो सबसे पहला वाला या जो सबसे छोटा क्लास है उसकी लोअर लिमिट यानी कि 20, वो आपका XL यानी लोएस्ट वैल्यू ऑफ X होगी। और जो सबसे बड़ी क्लास है 70 to 80, उसकी अपर लिमिट यानी कि 80, वो आपके लिए XH यानी हाईएस्ट वैल्यू ऑफ X होगी। तो फ्रेंड्स, हम हाईएस्ट वैल्यू XH 80 और लोएस्ट वैल्यू XL 20 अलग से लिख लेंगे। और उसके बाद जैसे हमने पहले फाइंड किया था बिल्कुल वैसे ही रेंज का फॉर्मूला अप्लाई करके रेंज की वैल्यू फाइंड करेंगे, और कोएफिशिएंट ऑफ रेंज का फॉर्मूला अप्लाई करके कोएफिशिएंट ऑफ रेंज भी फाइंड करेंगे। रेंज हमारी है 60 और कोएफिशिएंट ऑफ रेंज है 0.6। एक्सरसाइज 4.1 का सम नंबर 4 आपको होमवर्क में सॉल्व करना है। यहाँ पर भी आपको क्लास दिए हुए हैं और आपको सेम मेथड अप्लाई करनी है। सो फ्रेंड्स, यहाँ हमारा फर्स्ट टॉपिक रेंज खत्म होता है। अब हम हमारे सेकंड टॉपिक क्वार्टाइल डेविएशन यानी कि QD का स्टडी करेंगे। फ्रेंड्स, क्वार्टाइल डेविएशन के लिए आपको क्वार्टाइल्स का स्टडी करना होगा, और क्वार्टाइल्स से आप फेमिलियर हैं। चैप्टर नंबर 3 में हमने क्वार्टाइल्स का स्टडी किया हुआ है। अगर कोई नए व्यूअर्स हमारा वीडियो देख रहे हो तो प्लीज़ प्लेलिस्ट में जाकर चैप्टर नंबर 3 में क्वार्टाइल्स का स्टडी करें। इसके बाद आपको क्वार्टाइल डेविएशन को समझना इजी हो जाएगा। चैप्टर नंबर 3 का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं मीनिंग ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन। द मेजर ऑफ वेरिएशन डिफाइंड बाय यूजिंग द मिडल 50% ऑफ द ऑब्जर्वेशंस अरेंज्ड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड्स इज कॉल्ड क्वार्टाइल डेविएशन। यानी कि माहिती के चढ़ते क्रम में अरेंज किए हुए बीचों बीच के 50% ऑब्जर्वेशंस के प्रसारित या प्रसार का उपयोग करके व्याख्यायित किए गए माप को हम चतुर्थक विचलन या क्वार्टाइल डेविएशन कहते हैं। क्वार्टाइल डेविएशन का फॉर्मूला है QD इज इक्वल टू Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाय 2। Q3 मीन्स थर्ड क्वार्टाइल एंड Q1 मीन्स फर्स्ट क्वार्टाइल। Q3 और Q1 के फॉर्मूलाज कौन कौन से हैं ये जानने के लिए आप थर्ड चैप्टर का स्टडी करें। उसमें डिटेल में मैंने Q3 और Q1 दोनों के फॉर्मूलाज अलग अलग सिचुएशंस में कौन से हो सकते हैं वो एक्सप्लेन किए हैं। एंड कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन का फॉर्मूला है
Q3 minus Q1 divided by Q3 plus Q1। सो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम क्वार्टाइल डेविएशंस से रिलेटेड एक्सरसाइज 4.2 के सम्स सॉल्व करेंगे। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ उसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स में शेयर करें और अपना ज़रूरी कमेंट हमें दें ताकि हमें ऐसे ही मोटिवेशन मिलता रहे। अगर आपको आज के वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट या क्वेरी हो तो आप मेरे ईमेल एड्रेस पर क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। बहुत जल्द मुलाकात होगी आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ाई करें, सुरक्षित रहें। गुड बाय।